हाँ, तो कल अपना ये चैप्टर पूरा हो चुका था और आज हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 24 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन। तो पहले आप मुझे बताओ, पीतल और तांबा क्या है? धातु है। पीतल और तांबा धातु है। और आपको पता है धातु की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, क्षारकीय कौन होते हैं? धातु के ऑक्साइड। धातु क्षारकीय नहीं होती, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर कितने पे है? ये 24 पे। आपने ये लिख रखे हैं, अगर नहीं लिख रखे हैं तो आपकी मर्जी है, आप लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पीतल और तांबे के। मेरा यहाँ पे जो एक्सरसाइज जब मैं करवा रहा हूँ उसका मेरा मेन मकसद है आपको ये क्वेश्चन समझा देना, ठीक है, कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे करने हैं। अगर आपको रट्टा मारना है तो फिर मेरे वाली ये समझने वाले ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अगर आपको रट्टा ही मारना है तो ठीक है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, रट्टा मारो या कैसे भी करो, पास आपको होना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। टैकल का मतलब कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आई उसको कैसे आप स्टार्ट करोगे। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना, फिर आपके लिए याद रखना या उसको लिखना, दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं। अब आपको पता है खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो दही है वो भी कैसा होगा? अम्ल, ठीक है। और बर्तन अपना है तांबा या फिर पीतल, ये कैसे हैं? धातु है, ठीक है ना। ये अम्ल है और ये धातु। इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। बात किसकी होगी पक्का? अम्ल, क्षारक और लवण, इन्हीं की ही बात होगी हर क्वेश्चन के आंसर के अंदर, ठीक है ना। दही अम्ल है, पीतल और तांबा धातु है। अब आपको एक चीज़ पता है, जब आपने धातु के गुण धर्म पढ़े थे, सॉरी धातु और अम्ल के, तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि जब हम खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रखेंगे तो ये क्या बना देगी? दही है वो खट्टा पदार्थ है यानी अम्लीय है, तो वो तांबे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, ठीक है, सॉरी लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लवण बनाएगा किसका? तांबे के साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण किसका बनाएगा? तांबे का। अगर पीतल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण किसका बनाएगा? पीतल का। और अगर अच्छा लोहे के बर्तन में रखेंगे तो लवण किसका बनेगा? लोहे का। अगर हमने एल्यूमिनियम रखा है तो एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि तांबा और पीतल का जो लवण बनता है ना, वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, यानी कि वो जहरीला होता है, ठीक है। इसलिए हम तांबे और पीतल के में नहीं रखते। लोहे का जो लवण बनता है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। लोहे की तो हमें खुद ज़रूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो लोहे का लवण हो तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। क्लियर है? इसलिए हम लोहे के बर्तन में रख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, अगर आप समझ रहे हो तो, कि तांबे और पीतल के बर्तन में हम खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लवण बनता है वो हमारे लिए हानिकारक है। लोहे के बर्तन में रख सकते हैं क्या? क्योंकि उसका जो लवण बनता है वो हमारे लिए इतना हानिकारक नहीं है। और अगर हमें वो लवण चाहिए ही नहीं, यानी कि ना हमें लोहे का, हमें किसी का लवण नहीं चाहिए, हमें प्योर दही चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन। क्लियर है? तो तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि आपको खट्टे पदार्थ है आपके पास, चाहे वो अचार हो, चाहे वो इमली हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो दही हो, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, किस में रखना पसंद करोगे? प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि वो प्लास्टिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन हो रहे हैं एक साथ, समझ रहे हो तीनों क्वेश्चन को? इनमें से कोई एक क्वेश्चन उठा के कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसी से आंसर निकल रहा है ये तो। एक उदाहरण के साथ समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो उदाहरण, पहले तो आपको क्या देना है? उदाहरण। कौन सा उदाहरण दोगे? कौन देगा उदाहरण? हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं। का
दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए काजल और कौन बताएगा? बैठ जा सोफिया। निकलने वाली गैस को हम साबुन के विलयन से गुजारते हैं और एक जल्दी हुई मोमबत्ती निकलने वाले बुलबुलों के पास लेकर जाते हैं। तो यदि फॉग की ध्वनि आती है तो वह हाइड्रोजन की गैस है। बहुत बढ़िया, बैठ जा। यही है इसके पॉप की ध्वनि का पता करने का, हाइड्रोजन गैस को पता करने का तरीका। ठीक है ना? कैसे पता करेंगे कि हम जो गैस निकल रही है उसको साबुन के पानी से गुजारेंगे। साबुन से पानी से गुजारने का सिंपल सा इतना मतलब है कि वो बुलबुले ऊपर निकले। ठीक है ना? सीधा पानी से निकालेंगे तो वहाँ से बुलबुले ऊपर नहीं आएंगे गुब्बारे के रूप में। ठीक है, इसलिए हम साबुन के पानी से गुजारते हैं। जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि निकलने वाली गैस कैसी है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। ये तो वैसे भी हम जब चैप्टर कर रहे थे तो तब भी कर चुके हैं इस पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अब आपको पता है अम्ल के साथ धातु का यौगिक अभिक्रिया कर रहा है, तो धातु का यौगिक कैसा है? क्षारकीय। ठीक है ना? तो बुदबुदाहट के साथ, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट मतलब गैस निकल रही है, तो उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो एक ही गैस ऐसी है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम जब धातु के जितने भी हमने की, सबसे पहले धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकली थी। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया की थी, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, है ना? अब इसने क्या कहा है कि धातु का यौगिक है। ठीक है, और उससे इसने क्या बताया है हमें? इतनी चीज़ें इसने बता दी। क्वेश्चन, और इसमें इसने बताया कि यहाँ पे हमें एक धातु का यौगिक लेना है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? HCl से करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो एक जो यौगिक बनता है ना, वो इसने दे रखा है क्या? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या दे रखा है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या कि ये कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ कैसे लिखोगे? कैल्शियम का प्रतीक ये रहा, क्लोराइड का प्रतीक ये रहा, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो CaCl2 बना कि नहीं? ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ये इसने दे रखा है, CaCl2 दे रखा है, इसके साथ इसने गैस भी दे रखी है। बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न होती है जो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो कैसी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पूछा क्या है कि यहाँ पे ये यौगिक कौन सा होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे यौगिक किसका होगा? कैल्शियम का। इतना तो अंदाज़ा लग ही गया हमें। तो उत्तर ए में एक तो हो गया ये कि यहाँ पे जो यौगिक होगा किसका? कैल्शियम का यौगिक। बस यही पता करना था, अपना आंसर बन गया। इतना आप लिख दोगे बहुत है। ठीक है ना? यौगिक कैल्शियम का। सेकंड चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलती है जब यहाँ पे धातु का कार्बोनेट हो। क्या हो? कार्बोनेट। तो ये रहा धातु का कार्बोनेट। कैल्शियम का ही कार्बोनेट क्यों लिखा? क्योंकि उधर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड तो तभी बनेगा जब यहाँ पे कैल्शियम का कोई चीज़ होगी। ठीक है ना? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड CO2 बनाता है और साथ में एक चीज़ और बनाता है, वो है पानी। ठीक है, अब इसने कहा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। क्या ये संतुलित है? देखो जरा, Ca दोनों तरफ है, कार्बोनेट दोनों तरफ, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 3 इधर है उधर 3 है, हाइड्रोजन का इधर 1 है उधर 2 है, क्लोरीन के इधर 2 उधर, तो ये हो गया संतुलित। हो गया संतुलित। ठीक है, ये अपनी प्रैक्टिस हो गई पहले चैप्टर की। ठीक है, चलो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं हम अब पेज नंबर 27 पे। HCl और HNO3 आदि क्या है ये? HCl और HNO3 क्या है? अम्ल है कि क्षारक है? अम्ल है ना।
आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं? आंसर कौन करेगा? हाथ खड़े करना। इसके आंसर तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि कोई भी अमल कब होगा। देखो मेरे क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया कि कोई अमल कब होगा। इसने जो पूछ रखा उसका आंसर भी वही है। इसीलिए कि जब हम HCl और HNO3 कौन कौन से हैं, इनको अगर हमने किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया ना, तो पक्का क्या बनता है? H पॉजिटिव आयन बनता है। बस इसी कारण से ये क्या हो जाते हैं? अम्लीय। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अम्ल अगर होगा तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? H पॉजिटिव आयन। और उसी H पॉजिटिव आयन की वजह से ही किसी भी पदार्थ का गुण अम्लीय होता है। अगर वो H पॉजिटिव आयन नहीं बना पाया तो वो क्या नहीं होगा? अम्लीय नहीं। ठीक है ना। चल अब इसके बाद क्या है हमारे पास? अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल ये होते हैं CH3OH, यहाँ पे क्या लगा होता है? OH। ये ग्रुप होता है, 4th चैप्टर के अंदर आता है ये, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये जो सब के अंदर कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी हो, ये हम 4th चैप्टर के अंदर करेंगे। यहाँ पे OH लगा होता है ना, वो होता है अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है? मिथेनॉल। ठीक है। इसी के साथ अगर कुछ और लग गया, जैसे कि ये भी अल्कोहल है, इससे हमने पहचाना, लेकिन ये है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। ये कुछ पढ़ने के तरीके हैं जो 4th चैप्टर के अंदर आते हैं। इसके अंदर कार्बन 1 है इसलिए इसका नाम है इथेनॉल। इसके अंदर कार्बन के 2 एटम है इसलिए इसका नाम है इथेनॉल। और इसके अंदर 3 कार्बन के एटम है इसलिए इसका नाम है प्रोपेनॉल। इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, इस एक का। इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर जुड़ गया है। इसमें और इसमें भी यही फ़र्क है, किसका? इस एक का। ठीक है ना। समझ रहे हो ये चीज़? ये चीज़ हम 4th चैप्टर के अंदर करेंगे कि ये ऐसे फ़र्क होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। चलो ये अल्कोहल, इसने सिर्फ अल्कोहल बोला था, हमने एक अल्कोहल ले लिया मेथेनॉल, और एक ग्लूकोज इसने बोला है ये H पॉजिटिव आयन नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना। और नहीं बना पाते तो ये क्या नहीं होंगे? अम्लीय नहीं होंगे। जिसके पीछे OH होता है वो क्षारक भी तो होते हैं। क्षारक होते हैं, OH होता है, उससे क्षारक होते हैं क्या? इस हिसाब से तो, एक मिनट, इस हिसाब से तो यहाँ H भी तो है। अब ये तो अम्ल भी है, OH है तो ये क्षारक भी है। ठीक है ना। लेकिन अम्ल और क्षारक तब होंगे अगर इसने यहाँ से टूट के ये ऐसे टूट जाता, यानी कि ये ऐसे अगर बन जाता तो यही क्या बन जाता? अम्ल। और अगर ये ऐसे टूट जाता तो ये क्या बन जाता? क्षारक। लेकिन ये दोनों ही तरीके से नहीं टूटता है। ठीक है ना। इसलिए ये ना तो अम्लीय और ना ही क्षारकीय। अब आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी कि हम कब कहते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है और कब कहते हैं कोई पदार्थ क्षारकीय और कब कहते हैं कि वो दोनों ही नहीं है। तो हम पहले इनको ऐसे तोड़ के देखते हैं। ठीक है। अगर उसने आयन बना दिया तो वो पक्का या तो अम्ल या क्षारक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। और अम्ल बनाने के लिए उसे कौन सा आयन बनाना पड़ेगा? H पॉजिटिव। और क्षारक बनाने के लिए उसे कैसा बनाना पड़ेगा? OH नेगेटिव। ठीक है। और अगर इनसे अलग उसने कोई आयन बनाया है तो उसे हम क्या कहेंगे? लवण। क्या कहेंगे? लवण। क्लियर हो रही है ना ये चीज़? तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आंसर क्लियर हुआ ना इसका? इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। क्यों करता है? हाँ बोल। अम्ल में जल मिलकर H पॉजिटिव आयन बनाता है। हाँ, और उसी आयन की वजह से विद्युत का चालन होता है। ठीक है। क्योंकि विद्युत के चालन के लिए हमें पक्का किसकी ज़रूरत होगी? आवेश की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। और वो आवेश हमें आयन से मिलते हैं। ठीक है। और अगर आयन नहीं बनते तो विद्युत का चालन भी नहीं होता। ठीक है ना।
सेकंड क्वेश्चन आया समझ में ना। थर्ड क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क, शुष्क का मतलब समझ रहे हो, सूखा, लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? सबसे पहले तो ये बताओ कि सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पत्थर का रंग बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? वो आयन नहीं बना पाएगा। हाँ, क्योंकि आयन तभी बनेगा जब वो पानी के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे तो सूखा है, सूखा है मतलब वो H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा, और H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा तो वो अम्लीय भी नहीं होगा, और अम्लीय नहीं होगा तो लिटमस का रंग भी नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ ना ये सबको? आंसर इसका लिख दोगे? बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह, अच्छा तनुकृत क्या होता है? किस चीज़ को कम? हाइड्रोजन की सांद्रता कम करना तनुकृत हो जाएगा। OH की सांद्रता कम करेंगे तो भी तनुकृत हो जाएगा। कौन तनुकृत होगा? हाँ, अगर आपने H पॉजिटिव की सांद्रता कम की है तो कौन तनुकृत होगा? अम्ल। और अगर OH नेगेटिव की सांद्रता कम करी है तो क्षार, और किसी और की सांद्रता कम की है तो वो तनुकृत हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे मेन चीज़ है कि किसी की सांद्रता, किसी पदार्थ का या किसी विलयन के अंदर हमने क्या कर दिया? कम, सांद्रता कम कर दी है, और सांद्रता कम करना ही क्या होता है? तनुकरण। क्लियर है ना। अगर आपने अम्ल का तनुकरण किया है तो वहाँ पे किसकी सांद्रता कम करोगे? H पॉजिटिव की, और अगर क्षारक को तनुकरण किया तो OH नेगेटिव की। ठीक है ना। अब इसके अंदर अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, इसको तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। थर्ड क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? क्या ये हाइड्रोनियम आयन है? नहीं है। अब इधर देखो, हमने लिखा था हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव, इसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा था AQ, यानी कि एक्वस, यानी कि पानी मिला होता है। ठीक है, इसके ब्रैकेट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, इस AQ यानी कि पानी मिला हुआ है, पानी का सूत्र क्या होता है? इस H2O को इसके अंदर मिलाना जरा, इस AQ को हटा दे तो हमारे पास ये बनता है। अब समझे क्या? ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है। इसके अंदर तो इसने पानी को सूत्र के रूप में मिला के दिखा रखा है, और यहाँ पे AQ लिख दिया है। समझ रहे हो ना? दोनों चीज़, दोनों में ही पानी मिला हुआ है। इसके अंदर तो H2O के रूप में मिला हुआ है, और यहाँ पे सिंपल AQ लिख दिया है। समझ आ रही है ये चीज़? तो ये दोनों ही क्या है? सेम है, और दोनों का ही नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। लिख लो इसको कहीं पे। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं, कैसे प्रभावित होगी इसकी सांद्रता? H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन की सांद्रता। अम्ल को तनुकृत करें तो इन सांद्रता के साथ क्या होगा? घट जाएगी। बस यही तो आंसर है। तनुकरण में क्या होता है? सांद्रता कम होती है, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही इसने पूछा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये इसका उल्टा है। इसमें क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, क्या किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, कल हमने पढ़ा था। इसके अंदर क्या किया है? क्षारक मिलाया है। ठीक है, क्षारक मिलाया है, और फिर पूछा है कि हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन किस में होता है? क्षारक में ही होता है। क्षारक ही हम इसके अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, तो OH आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि हम और मिला रहे हैं। इसके अंदर पहले से था और कुछ और मिला रहे हैं, तो सांद्रता बढ़ेगी। बस यही इसने पूछा है। ठीक है, आ रहा है ना ये क्वेश्चन समझ? सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पेज नंबर 31 पे। 31 पे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, आपके पास दो विलयन है A एवं B, यही है।
विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है? ए विलयन है, उसकी पीएच कितनी दे रखी है? बी विलयन है, उसकी पीएच 8 दे रखी है ना। सर जी 6 वाला अम्ल है, 8 वाला क्षारक है। अम्ल क्षारक। फिलहाल पहले ये बताओ कि इसके अंदर से किसके अंदर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज़्यादा है? इसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज़्यादा है और इसके अंदर किसकी ज़्यादा है? OH नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ये तो बात की हमने ज़्यादा वाली, ठीक है। अब इसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा, तो ये कौन होगा? अम्लीय ज़्यादा होगा और ये ठीक है। ये तो ज़्यादा की बात करी। अगर मैं यहीं पर पूछ लूँ कि किसकी सांद्रता कम है इसके अंदर, पीएच 6 वाले, OH नेगेटिव की, और इसके अंदर किसकी कम है? तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना? क्वेश्चन हो गया फिर अपना। यही तो इसने पूछा था कि किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब इसने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, हमने 4 क्वेश्चन किए। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है कि किस में OH नेगेटिव की सांद्रता ज़्यादा है, तो इसमें। किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, तो इसमें। किस में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम है, तो इसमें। ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम, समझ आ रहा है ये? सेकंड क्वेश्चन, H पॉजिटिव आयन। अब देखो इसने H पॉजिटिव के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? AQ। अगर ये AQ ना लिखता तो इसको क्या लिखना पड़ता? H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पकड़ पकड़ के पूछ रहा है ना? दिख रहा होगा आपको, कान को ऐसे पकड़ रहा है, फिर ऐसे पकड़ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर से पकड़ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे से पकड़ रहा है। बात हो रही है बस 2 ही चीज़ों की, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, है ना? बताओ फिर इसका आंसर। H पॉजिटिव है, उसकी सांद्रता से किसी भी विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर उसकी अम्लता बढ़ती है। अम्लीय विलयन होता जाएगा। यानी कि आपके पास कोई भी विलयन है, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी विलयन डाला हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर H पॉजिटिव आयन डालते गए तो इस विलयन के साथ क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और अगर से हम इसके इधर से क्या कर दिया, हमने H पॉजिटिव आयन निकालने शुरू कर दिए, फिर ये कैसा होता जाएगा? क्षारकीय होता जाएगा। यानी कि इसकी अम्लीयता घटती जाएगी, या इसको यूँ लिखो कि क्या होता जाएगा? इसकी अम्लीयता कम, और अगर हमने डालना शुरू किया तो अम्लीयता ज़्यादा, ठीक है ना? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये H पॉजिटिव आयन से किसी विलयन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने देख लिया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल के कह दूँ, क्या कह दूँ? OH नेगेटिव। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। अब क्या होगा? अगर OH नेगेटिव हमने डाला तो क्या बढ़ जाएगा? क्षारकीय। तो क्षारकीयता कम। फिर सर ये अम्ल होगा उसके अंदर तो वो बातचीत होती है ना। अम्ल चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ पे विलयन उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्षारकीय ज़्यादा होगा अगर यहाँ पे कुछ होगा उस वो, ठीक है। और अगर हमने निकाला है तो वो क्षारकीय कम हो जाएगा। यहाँ पे चाहे अम्ल हो, चाहे क्षारक हो, चाहे लवण हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? समझ रहे हैं यह चीज़? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन यही बात कर रहा है, क्या क्षारकीय विलयन में H पॉजिटिव एक्वस आयन होते हैं? नहीं होते, पक्का। पर उसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? H पॉजिटिव तो होते हैं लेकिन OH नेगेटिव वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
बस इसी वजह से वो क्षारकीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। यही तो इसने पूछा है कि क्या किसी विलयन के अंदर अम्लीय, इसने पूछा है क्षारकीय विलयन के अंदर, अगर आपके पास क्षारकीय विलयन है तो इसके अंदर कौन होगा, OH नेगेटिव तो होगा ही होगा। अब इसने कहा कि क्या H पॉजिटिव भी होता है क्या, तो आंसर है होता है, लेकिन ये होता है ज़्यादा और ये होता है कम मात्रा में। जहाँ पे ये ज़्यादा हो गया पक्का विलयन कैसा हो गया, क्षारकीय, ठीक है ना। तो ये होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, इसी वजह से ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इसी के बाद मैं लेता हूँ एक अम्लीय। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो बनाना सीख ही गए होंगे अब आप। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, अम्लीय विलयन अगर कोई है तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन तो होंगे ही होंगे, हमें पता है। OH नेगेटिव वो कम होंगे, इसी वजह से ये क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारकीय नहीं होता है। 4th क्वेश्चन, कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, ब्रैकेट में लिख रखा है इसने कैल्शियम ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है ये, कैल्शियम। कैल्शियम धातु है कि यह धातु, धातु, और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारकीय प्रकृति का, ठीक है ना। तो एक किस्म से उसने, जो किसान है जो खेती कर रहा है, वो अपनी ज़मीन के अंदर क्या मिला रहा है, क्षारक मिला रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिला रहा है, मतलब क्षारक मिला रहा है। बुझा हुआ चूना, ये भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये भी क्षारक है। चौक, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये भी क्या है, क्षारक है, का उपयोग करेगा। आंसर पता चल गया होगा अब तो इसका। इसने यही पूछा है कि कोई किसान अपनी ज़मीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्यों मिलाएगा। एक आंसर करो, ऐसे नहीं। कुमकुम नहीं पता, रेशमा नहीं आइडिया, इधर से अंजलि, जब से आई है तो मुस्कुरा ही रही है, एक आधे क्वेश्चन का आंसर भी कर दे। चलो मुस्कुराना भी अच्छी बात है। हाँ सर, जो उसकी मृदा है ना वो ना अम्लीय होगी। हाँ, उसकी ज़मीन है वो अम्लीय हो गई है, ठीक है, और उसे अब वो क्षारक मिला रहा है और उसको उदासीन करके और ज़मीन को ठीक कर रहा है, ठीक है ना। यही तो आंसर है। और मैंने शुरू से कह रखा है कि सारे क्वेश्चन के अंदर या तो अम्ल की या क्षारक की या लवण की ही बात होगी। हो गया। इसके बाद पेज नंबर 36 पे पहला क्वेश्चन पता है आपको, CaOCl2 यानी कि इसका यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। हमने 3 नाम हर एक के कर रखे हैं ना, प्रचलित नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से अभिक्रिया करके और विरंजक चूर्ण जो बनाता है उसका नाम बताना है आपको। कल हमने किया था ये, विरंजक चूर्ण तो बनाना है, यानी कि ये पूछ क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए जिसके साथ क्लोरीन मिले और क्या बन जाए, विरंजक चूर्ण बन जाए। विरंजक चूर्ण क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है ना, तो यहाँ कौन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यस, अब देखो ये रिएक्शन कितनी अपनी मदद करती है कि कोई भी चीज़ को याद रखने में। सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता नहीं याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर ये सूत्र याद है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम आना चाहिए तो इधर भी कोई ना कोई कैल्शियम का ही होना चाहिए, तो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस ठीक है ना। ये 3rd क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा लिख लिया वो कैल्शियम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कठोर जल में कौन से किस पदार्थ के यौगिक होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के यौगिक होते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, मृदु वाला हो गया ना।
फोर्थ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये भी हम कल कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडे को अगर हमने गर्म किया तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पक्का बनेगी। तो ये है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने से एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में पानी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए तो, ठीक है। और ये वाला हम यूज़ करते हैं किसमें, जब हम दावन सोडा बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। समीकरण हमने लिख दिया है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यह भी हम कल कर चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा और हाइड्रेट का मतलब पानी, ठीक है। एक्वा का मतलब भी पानी और हाइड्रेट का मतलब भी पानी। इसको किसके साथ रिएक्शन करानी है, पानी के साथ। और अगर इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो हमेशा पानी का आपको 1 और आधा इतना मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है ना। ये पानी के साथ अभिक्रिया करवाई तो बना हमारे पास जिप्सम। अगर मैं पूछूं कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टल जल कितना होता है, आधा आगे अणु, ठीक है ना। आधा अणु जल का किसके अंदर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल। क्लियर है ना। हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः होगा 10, यानी कि सारक 7 से ऊपर वाला pH होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी। सेकंड क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और आपको पता है हाइड्रोजन गैस हमेशा किस से अभिक्रिया करके निकलती है। अच्छा पहले तो ये बताओ, दूधिया कर देती है वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। CO2 होती है। हाइड्रोजन गैस तो भाई पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है, वो होती है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो दूधिया रंग कर देती है, किसका, चूने के पानी का। चूने के पानी का दूधिया रंग करती है ना, तो वो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। या फिर जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे तो वो पक्का कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो इसके अंदर किससे अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पन्न होती है। तो इन चारों में से देखो, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल है, बाकी सब लवण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ठीक हो गया बी वाला। नेक्स्ट, NaOH का 10 ml विलयन, ml क्या होता है, मिलीलीटर। HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो इधर देखो, पहले NaCl कितना था, सॉरी NaOH 10 ml था, तो HCl कितना 8 ml। अगर इसको हमने 20 कर दिया तो ये हो गया 16 ml बस, ठीक है ना। आंसर कितना हुआ, 16, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, डी है ना। अच्छा इसी से अगर मैं कह दूं 5 ml, फिर यही होगा ना। 10 ml 8 ml को उदासीन करता है, तो 5 ml के लिए कितना चाहिएगा, 4 ml चाहिएगा। चलो इसके बाद 4th क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच यानी कि वही एसिडिटी, ठीक है ना। अपच का मतलब ही ये जो एसिडिटी हम करते आ रहे थे उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपच।
ठीक है। और इसके लिए हम उपयोग किसका करते हैं? प्रति अम्ल का या फिर एंटी एसिड का, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी ऑप्शन। और इसमें एंटी एसिड लिख रखा है, इसी के ब्रैकेट में लिख लो प्रति अम्ल। और अपच है उसके ब्रैकेट में लिख लो एसिडिटी, ताकि याद रहे। और पेंसिल इस्तेमाल किया करो। 4th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 5th, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। शब्द समीकरण और संतुलित कौन सा चैप्टर का टॉपिक हो गया? ये पहले चैप्टर का। चलो, पहला चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा इस बहाने। 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। लिख सकते हो क्या? पहले तो इसका शब्द समीकरण ही लिखो। जिंक किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसने लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब हमने क्या कर दिया? इसके अंदर पानी मिला दिया है। और क्या क्या है? सांद्रता कम की है। किसकी सांद्रता कम की है? H पॉजिटिव की सांद्रता कम की, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम तनुकृत करते हैं। और जो तनुकृत चीज़ होती है ना, उसके ब्रैकेट में हम कई बार DIL लिख देते हैं। DIL मतलब डाइल्यूट, या फिर हिंदी में इसको तनु, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़? अब इससे देखो, जिंक क्या है? धातु है कि अधातु? धातु। ये क्या है? अम्ल। और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब लवण पहले तो बनेगी क्या? हाइड्रोजन गैस तो बन गई, ये लो हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ बनेगा क्या? लवण बनेगा। किसका लवण बनेगा? जिंक का लवण बनेगा। जो धातु हमने ले रखी है उसी का बनेगा। जिंक का लवण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, कौन बनेगा? सल्फेट बचा ना। वो सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा? जिंक के साथ। तो ये बन गया जिंक सल्फेट। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो ना, जब भी आप कोई चीज़ समझ रहे हो तो आगे पीछे का भूल के एक बार के लिए उसी पे फोकस करो, ठीक है, तभी समझ पाओगे। ऐसा कभी मत सोचना इससे पहले वाले तो मैंने कोई समझा ही नहीं तो ये कैसे समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको जो चीज़ बताई जा रही है एक बार के लिए आप सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है ना। क्लियर है? ये हमने क्या लिख लिया? शब्द समीकरण। अब इसका हमें क्या लिखना है? प्रतीक समीकरण। तो जिंक का प्रतीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस का। अब देखो ये संतुलित है कि नहीं? है संतुलित, बन गया काम है। जिंक क्या लगेगी? एक क्यों? हाँ हाँ, क्यों एक क्यों लगेगा? पानी में मिलाया है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे तनुकृत, ठीक है। और वो तनुकृत इसी के आगे लिखेंगे। इसके आगे लिखना है तो लिख दो, आगे कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो पहले आप इसका शब्द समीकरण लिखो कॉपी में। है उसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया गया है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के रिबन के साथ, यानी कि मैग्नीशियम सबका हो गया है। किसके साथ? तनु अब देखो ये धातु है कि नहीं? धातु है, ये अम्ल है। और धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो तो कौन सी गैस निकलती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण किसका बनेगा? मैग्नीशियम का।
यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन तो निकल गई, बचा कौन? क्लोरीन बना, वो मैग्नीशियम क्लोराइड में आ जाएगा। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में कौन निकल गया? हाइड्रोजन, H2O, H2। ये फ्लो ना किया करो, इतना फ्लो में गलत हो जाती है चीज़ें। चलो, मैग्नीशियम का प्रतीक, इसका प्रतीक। अब देखो, जब आप प्रतीक लिख रहे हो, अब अगर आपको याद है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो बहुत बढ़िया, तो ये HCl ही होगा। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको पहले 20 परमाणु लिखा रखे हैं संयोजकता के साथ। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया HCl। ठीक है ना। मैग्नीशियम का तो Mg होता ही है, ये तो पता ही है आपको। अब मैग्नीशियम क्लोराइड अगर इसकी पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो Mg के नीचे इसकी संयोजकता 2 और साथ में H2। ये करके देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप करके नहीं देख रहे हो तो गलत होगा, ठीक है ना। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये देखो संतुलित है कि नहीं। मैग्नीशियम इधर, उधर 1, क्लोरीन उधर 2, इधर 2, तो ये हो गया संतुलित। हो गया संतुलित। नेक्स्ट पार्ट, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई गई है। करो फटाफट से। एल्यूमिनियम की किसके साथ है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी क्योंकि ये धातु है, ये अम्ल है, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल गई। और क्या बनना चाहिए? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हाइड्रोजन निकल जाती है तो पीछे सल्फेट ही बचता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसका प्रतीक लिखो, एल्यूमिनियम का प्रतीक, ठीक है, खुद कोशिश करते रहो। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक H2SO4, ठीक है। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल गई, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है। एल्यूमिनियम और सल्फेट दोनों की संयोजकता देखो पहले। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, पक्का? सबकी? ये रहा 3। सल्फेट की संयोजकता 2, ये मैंने लिखवा रखे हैं आपको सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो Al2 सल्फेट। अब देखो यहाँ पे सीधा 3 लगाओगे, नहीं, ये ब्रैकेट लगा के और 3 लगेगा, ठीक है। तो ये बना एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में H2। अब इसको संतुलित करो। एल्यूमिनियम उधर 2 तो उधर भी 2, ठीक है। हाइड्रोजन उधर 2, इधर 2 है, सल्फेट उधर 3 है। अगर उधर सल्फेट 3 करने हमें तो यहाँ पे 3 करने ही पड़ेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए तो यहाँ 3। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लोहे के साथ, इसका मैं सीधा प्रतीक लिखूंगा अब। लोहा प्रतीक Fe, HCl प्रतीक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और इसके अगर आपने अभिक्रिया करवाई तो Fe3। किस का 3 है? और किसी का क्या? 3 या 2, क्योंकि लोहे की संयोजकता है वो 2 या 3, इन दोनों में से एक हो सकती है। तो हम अगर 3 लगा देते हैं तो संयोजकता हमारे लोहे की कितनी हो गई? 3। ठीक है।
फोर्थ पार्ट हो गया। और जब आप ये चीज़ बताती होती है ना, अगर आपसे ये रिएक्शन पूछी जाएगी तो यहाँ पे जिसकी संयोजकता फिक्स होती है उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकताएं एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे लोहे की संयोजकता 2 और 3 हो सकती है, तो इसके ब्रैकेट में ऐसे लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? लोहे की संयोजकता 2 और इसका मतलब, तो हमारे वाले में 3 लिए हमने, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3। तो हमने लोहा लिया है जिसकी संयोजकता क्या है? 3। अब है 6th क्वेश्चन। वैसे तो हम 6th क्वेश्चन कर चुके हैं। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। जो क्वेश्चन इसने सुजीत ने किया था कि सर इसमें भी हाइड्रोजन होता है, इसको भी OH नेगेटिव बनना चाहिए, किया था ना, वही क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। देख ले कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप के द्वारा। बताइए। तो क्रियाकलाप के द्वारा बता दोगे? कैसे? कि हाइड्रोजन इनके अंदर होता है, ठीक बात है, लेकिन ये जब हम इनके अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो क्या नहीं बनाते हैं? आयन नहीं बनाते हैं और विद्युत का चालन नहीं करता। ठीक है। H पॉजिटिव आयन नहीं बनाने के कारण इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ठीक है। और क्रियाकलाप भी हमने कर रखा है। कौन सा क्रियाकलाप? आप ऐसे एक बनाओगे बीकर, उसके अंदर वो लगा के और फिर वायर और बल्ब लगा के और वो एक्सपेरिमेंट बना दोगे, वो हमने कर रखा है ना, कर दोगे सारे? विद्युत परिपथ वाला। 6th क्वेश्चन अपना हो गया है। 7th, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा का जल करता है? तो सबसे पहले आश्रित जल होता क्या है? जो शुद्ध, प्योर, ठीक है ना। आश्रित जल को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब है कि हमने क्या किया, पानी को एक बर्तन में रखा, उसको गर्म करते गए, ऊपर क्या बनेगी? भाप बनेगी। उस भाप को एक जगह इकट्ठा करके और उसका पानी बनाया, ये होता है आश्रित जल। ठीक है। वो पानी प्योर पानी होगा, उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है। और जो प्योर वाटर होता है ना, वो पानी, वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का चालन नहीं करता है, और नहीं करता तो पक्का उसके अंदर कौन नहीं बना? आयन नहीं बने। ठीक है ना। विद्युत का चालन वही करेगा जो आयन बने। ठीक है। तो इसलिए आश्रित जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं बने। और वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। तो आपको पता है वर्षा के जल के अंदर कितनी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, और वही अशुद्धियाँ क्या करती हैं? आयन बना देती हैं और वही विद्युत का चालन करती है। क्लियर है ना? समझ आई ये चीज़? आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो पानी का दे रखा हो, चाहे कोई भी विलयन अगर विद्युत का चालन नहीं करेगा तो उसका कारण क्या होगा? कि उस विलयन के अंदर आयन नहीं बने। ठीक है ना। आपको यही आंसर करना है। 7th क्वेश्चन हो गया अपना। 8th क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा? हैं? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा? ये आंसर कर दोगे इसका? तो क्या आंसर होगा? क्योंकि अगर पानी होगा तभी तो अम्ल H पॉजिटिव आयन बनाएगा? H पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। 9th क्वेश्चन है, 5 विलयन A B C D E की जब सार्वत्रिक सूचक, ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? तो इसका आंसर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, या सार्वत्रिक का मतलब है कि ये वो सूचक होता है जो सारे अम्ल और क्षारक को प्रयोग करने का, अम्ल और क्षारक का पता करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी अम्ल हो किसी भी प्रकार का, उसको पता करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक्चुअल में ये होता है पीएच स्केल। ठीक है ना। क्योंकि पीएच स्केल से ही तो हम पता करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का अम्ल हो, हम उससे पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है कि नहीं, क्षारक है कि नहीं। तो सार्वत्रिक सूचक जहाँ पे लिखा हो, आप किसकी बात करोगे? पीएच स्केल की। तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है? ये तो आप कर ही दोगे। कौन कौन से मिले आपको? ए की कितनी है? 4, बी की कितनी है? 1, सी की कितनी है? 11, 7 की कितनी है?
सॉरी डी की कितनी है 7 और ई की कितनी है। अच्छा, एक वहाँ पे एक वर्ड आया वो मैं आपको बताता हूँ, उससे कई बार कन्फ्यूजन होती है। इसने एक वर्ड दिया क्रमशः। क्रमशः का क्या मतलब है पता है? क्या होता है क्रमशः का मतलब? सर जी जैसे ना किसी चीज का नाम लिखा होता है ना, उसकी कोई खूबी होता है, जैसे पहले का होता है ना, उसकी खूबियाँ भी पहले भी होती है, लाइन वाइज होती है। उदासीन कौन सा है? डी वाला उदासीन। ये कौन हो गया अपना पहले का आंसर, यानी कि ए वाले का। प्रबल क्षारकीय सी। प्रबल क्षारकीय मतलब जिसमें पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये है बी का आंसर। प्रबल अम्लीय यानी कि ये वाला। बहुत बढ़िया। दुर्बल अम्लीय ये कि ये और दुर्बल क्षारकीय ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो हो सकती है वो इसमें हो सकती है। ये है प्रबल क्षारकीय और ये है दुर्बल क्षारकीय, ठीक है ना। 10 से ऊपर वाले 10 से लेके 14 के बीच जितनी भी पीएच होगी प्रबल क्षारकीय, 7 से लेके 10 के बीच जो होंगे वो दुर्बल क्षारकीय, ठीक है। 5, 6 और 7, 4, 5, 6 ये वाले होंगे दुर्बल अम्ल, 1, 2, 3 ये वाले होंगे प्रबल अम्ल, ठीक है ना। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अनुसार आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ते क्रम में, और अवरोही घटते क्रम। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सांद्रता किस में होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम किस में होती है? एक में 11 में। जो जितना ज़्यादा क्षारक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा, क्षारक के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम, अम्ल के अंदर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम और उसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखो इसके अंदर सबसे कम होगी किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इससे कम किस में होगी? सॉरी इससे ज़्यादा हमें आरोही क्रम में लिखना है ना, तो ये इससे ज़्यादा 7, इससे ज़्यादा ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। और अवरोही अगर लिखना होता तो हम पहले किसको लिखते? 1 को पहले लिखते। 10वां क्वेश्चन, परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। ऐसी दिखने की 2 परखनली लेनी है हमें, ये है ए और ये है बी, ठीक है। इनके अंदर दोनों के अंदर समान मैग्नीशियम पट्टी लेनी है। ये किसकी पट्टी है? दोनों के अंदर बिल्कुल इक्वल, एक जैसी, ठीक है। इसके अंदर भी अम्ल डाला है, इसके अंदर भी अम्ल डाला है। इसके अंदर अम्ल डाल दिया है HCl, इसके अंदर अम्ल डाल दिया है एसिटिक या सिरका, या इसको बोल देते हैं हम कई बार एथेनोइक अम्ल भी, ठीक है। इसने ये पूछा है कि किसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी या किसके अंदर बुदबुदाहट ज़्यादा होगी। तो बुदबुदाहट तो उसके अंदर ज़्यादा होगी जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस उसी के अंदर ज़्यादा निकलेगी जिसके अंदर अम्ल ज़्यादा होगा या अम्ल ज़्यादा तेज़ होगा, या जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा। इसमें से और इसमें से H पॉजिटिव आयन ज़्यादा किस में होता है? तो इसमें ज़्यादा होता है। ये जब हम एक्सपेरिमेंट किया था हमने विद्युत का चालन करने वाला, उसके अंदर ये आता है कि ये वाला है ना, ये दुर्बल अम्ल होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल है, इसका मतलब इसके अंदर कौन ज़्यादा? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन की गैस ज़्यादा निकलेगी या इसकी बुदबुदाहट अधिक होगी। कौन सी परखनली की? एक। हो गया आंसर? आया समझ में थोड़ा सा? 11वां, ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि दही का होता है खट्टा, मतलब अम्लीय हुआ होगा, तो इसका मतलब पीएच मान 6 से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये कौन सा क्वेश्चन था? 10वां। और अब हम कर रहे हैं, तो पीएच मान क्या हो जाएगा?
कम। ठीक है, ये एरो नीचे का मतलब कम। इसके बाद अपना उत्तर समझाइए। तो समझाना क्या है? समझाना तो यही है कि दही खट्टा होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो अम्लीय हो गया है। ठीक है, और अम्लीय हो गया है तो पक्का उसकी पीएच कम ही होगी, बस सोडा मिलाता है। गवाला हो गया तो मिक्सिंग तो करेगा ही, या तो पानी मिलाएगा या कुछ और मिलाएगा। यहाँ पे गवाला मिला रहा है, गवाला समझ रहे हो, दूधिया, मिल्कमैन। थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ए ऑप्शन, ए पॉइंट है वो। ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? अगर सोचोगे तो इसका आंसर कर दोगे। ग्वाला क्या चाहता है कि उसका दूध खराब ना हो, और अगर दूध खराब होगा तो कैसे खराब होगा? अगर आपके घर पे आपके मम्मी या आप खुद ऐसे चेक करना है कि हमारा दूध खराब नहीं हुआ, तो आप क्या कहते हो? उसके अंदर स्मेल लेके देखते हो, और अगर वो स्मेल थोड़ी सी खट्टी खट्टी आ रही है तो ख़राब हो गया, और अगर स्मेल खट्टी नहीं आ रही है तो दूध ठीक है। यही समझ पता करते हो। खट्टी हो गई मतलब अम्लीय हो गया, है ना। और ग्वाला भी तो यही चाहता है कि उसका दूध खट्टा ना हो, और तो वो पहले से ही उसको क्या कर देता है? क्षारकीय, ताकि वो खट्टा हो ही ना। तो पहले का तो आंसर मिल गया आपको। पहले का आंसर ये पूछा गया है पहले के अंदर कि वो उसको क्षारकीय क्यों बना देता है? क्षारकीय इसलिए बना देता है ताकि उसका दूध खट्टा ना हो, यानी कि दूध अम्लीय ना हो, इसलिए वो उसके अंदर क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा तो दुर्बल क्षारक होता है, और वो ये चाहता है कि उसका खराब हो ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए उसको कौन सा क्षारक मिलाना पड़ेगा? प्रबल क्षारक। और कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है प्रबल क्षारक। इतना प्रबल होता है कि आपने दूध के टैंकर देखे हैं बड़े वाले, ट्रक के पीछे जो लगे होते हैं, उसके अंदर अगर हमने 1 चम्मच कास्टिक सोडा डाल दिया ना, तो वो दूध गया काम से, कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर हम उसको पिएंगे तो हम दूध नहीं पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। ठीक है, बस इससे आगे कहने को क्या है। बी पार्ट है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि ये क्षारकीय है, इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है, और इसको कम होने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि पीएच 6 से कम होगी तब जाके हमें क्या मिलेगा? दही मिलेगा। ठीक है ना। तो 12वां क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब है 13वां क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्र रोधी वो होता है जिसमें ना जिसके अंदर पानी ना जाए। जैसे कि आप अपने नमक को रखते हो, नमक को बिल्कुल एयर टाइट में रखते हो ना, या कि उसके अंदर हवा ना जाए। आर्द्रता होती है हमारे आसपास की जो वायु है उसके अंदर कितना पानी मौजूद है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। और इसको अगर हमें अपने पदार्थ के अंदर नहीं जाने देना है तो किसको रोकना है? हवा को रोकना है, क्योंकि हवा के साथ ही वो पानी जाएगा। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पता है कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो जिप्सम बन जाने। थोड़ा सा पानी मतलब बिल्कुल 1 और आधा मोलिक्यूल, हमने लिखा था यहाँ पे। थोड़ा सा पानी मिल गया तो ही प्लास्टर तो ख़त्म हो जाएगा और जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का POP है, इसलिए हमें उसको किस में रखना चाहिए? आर्द्र रोधी बर्तन में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। 15वां है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के 2 प्रमुख उपयोग बताइए, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। पता है दोनों आपको? यहाँ पे आपका चैप्टर फुल फिनिश हो जाता है।